मिशेल आपके दो अकाउंट्स हैं। मिशेल आप दो अकाउंट से आ रही हैं बेटा? जी मैम। कैसे आ रहे हैं मैम? तो यस मैम, हमने दो अकाउंट से कैसे आ रहे हैं? अच्छा, तो मतलब एक लीव करते हैं। मुझे दो शो हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें, आपका वेट कर रहे थे, आपको थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लग गया है, तो चली गई मिशेल। सैंपल साइज फॉर प्रोपोर्शन, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। Okay, continue करती हूँ फिर मैं। The formula for determining the sample size in the case of proportion is n equal to p1 minus p bracket over z divided by error and bracket over square। ठीक है, अच्छा हम ज्यादा आगे आ गए हैं, यहाँ पे होगा सेलेक्टिंग अ सैंपल साइज। अब ये कि आप लोग सैंपल साइज कैसे सेलेक्ट करोगे जहां पर गिवन नहीं हो सैंपल साइज। तो उसके लिए ये बोल रहा है कि देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ सैंपल, none of which has any direct relationship to the size of population they are। यहाँ पर हमें तीन चीजें चाहिए होंगी, कौन कौन सी? सबसे पहले डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस सेलेक्टेड, ठीक है, वो हमें होगा, गिवन होगा। मैक्सिमम अलाउेबल एरर, जो हम मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि जो आप निकाल रहे हो वो जो अलाउ हो, मैक्सिमली अलाउ हो। द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, आपकी कितनी वेरिएशन है, डिस्पर्शन कितना है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो कितना है। ये जो तीनों चीजें हमें चाहिए होती हैं किसमें? अपनी सैंपल साइज फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये फार्मूला है टू फाइंड द सैंपल साइज फॉर अ वेरिएबल। एंड हमने जाहिर की बात है, जो चीज हमें ढूंढनी होती है वो हम बाहर रखते हैं। अब z जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस जो भी हमें चाहिए होता है, 95% है, 90 है, 99 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। यहाँ पर हमें s ये गिवन होगा, थर्ड डिवाइडेड बाय एरर। तो एरर ई को जो है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपका वही मार्जिन एरर है जो हम पीछे निकालते आ रहे हैं। वेयर ई इज अलाउएबल एरर, z टेस्ट इज वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग दैट सेलेक्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। z टेस्ट तभी अप्लाई होगा, अब डिपेंड कर रहा है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पे कि आप z अप्लाई करोगे या t अप्लाई करोगे। t सैंपल डेविएशन फ्रॉम द पायलट सैंपल। अब ये एक एग्जांपल है, इसका देख लें कि ये सैंपल कैसे निकाल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। A student in a public administration want to determine the mean amount of members of a city council in a large cities earn per month is a remuneration for being a council member. The error in estimating the mean of less than 100, ठीक है। एरर हमें यहाँ पर दिया गया है कि वो क्या है, लेस देन 100 है, मतलब मैक्सिमम लिमिट हमें कितनी दी गई है? 100 दी गई है कि 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम है। विद 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया गया है? 95%, मतलब हमें Z भी मिल गया और हमें E भी मिल गया। अब क्या है? डिपार्टमेंट लेबर एस्टिमेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन टू बी 1000, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया गया है, कितना है? 1000 है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड सैंपल साइज? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सैंपल साइज फाइंड आउट करना है। इन प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला यहाँ पर भी शो हो रहा है, n इक्वल टू ब्रैकेट z मल्टीप्लाई बाय s, मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, फिर डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? एरर के साथ, ब्रैकेट ओवर, फिर जो अमाउंट आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
जो है सैंपल साइज आ जाएगी। यहाँ पर ये सॉल्व किया गया है, इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 19.6। इसका हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 384.16। ठीक है, अब हमने क्या किया 384 को राउंड अप कर दिया तो 385 आ गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सैंपल साइज हमारा n कितना हो गया 385। यहाँ वही चीज है कि एरर जो है हमारे पास 100 मैक्सिमम है, वैल्यू z की 95% है, तो हम अज्यूम करेंगे 1.963 होगी। दैट एस्टिमेट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1000। ये तीनों चीजों गिवन है तो हमें आराम से सैंपल साइज मालूम कर हमने कर ली। ठीक है, अब सैंपल साइज डिटर्मिनेशन फॉर अ वेरिएबल इन अदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि अ कंज्यूमर ग्रुप would like to estimate the mean monthly electricity charges for a single family house in July within a $5 using a 99% level of confidence. Based on a similar study of standard deviation estimated to be 20, how large sample is required? ठीक है, अब n हमारा क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वही हमारे पास जो है क्या कहा हमें 99% क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है, तो 99% की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। जैसे 95 की 1.963, 90 की 1.65 थी, इसी तरीके से 99% की हमारे पास क्या वैल्यू है 2.58, और इसी को भी उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने जी और उसकी 90 और 95% के 3 स्टेप बताए थे ना, उसी तरीके से ये भी फाइंड आउट होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे और उसका जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सैंपल साइज कितनी आ जाएगी 107 आ जाएगी। सैंपल साइज फॉर अ प्रोपोर्शन, ठीक है, वो तो हमारा जो है सैंपल साइज फॉर मीन और पॉपुलेशन का आ गया था। अब यहाँ पर क्या है सिंपल साइज फ्रॉम प्रोपोर्शन से सैंपल साइज कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन जो है वो कोई भी आप ले लो, ठीक है, आप जो है ना यहाँ पर मीन करता है कि फार्मूला क्या है, चीजें वही हैं जो मैं आपको पीछे क्लियर करती हुई आ रही हूँ। द फार्मूला फॉर डिटरमिनिंग द सैंपल साइज इन द केस ऑफ प्रोपोर्शन इज n इक्वल टू p। प्रोपोर्शन यूज हो रहा है तो प्रोपोर्शन का फार्मूला आएगा। प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है p ब्रैकेट 1 माइनस p ब्रैकेट ओवर, उसके बाद क्या आ जाएगा z को डिवाइड करेंगे एरर के साथ और फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। p क्या करता है एस्टिमेट फ्रॉम द पायलट स्टडी आर सम सोर्स अदरवाइज 0.50 इज यूज्ड। अगर हमारे पास नहीं है तो हम 0.5 भी यूज कर सकते हैं। z वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, अब z वैल्यू आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल पे डिपेंड करता है कि 99 है 95 है या 90 है, उस हिसाब से आप z वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। e इज द मैक्सिमम अलाउबल एरर, ठीक है, e आपका जो एरर मैक्सिमम आपको दिया जाएगा वो है। अब इसी का एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया गया है इसमें, ठीक है। द अमेरिकन कैनल क्लब वांट टू एस्टिमेट the proportion of children that have a dog as a pet. If the club wanted to estimate to be within a 3% of the population proportion, how many children would they need to contact? Assume a 95% level of confidence and that the club estimate that 30% of the children have a dog as a pet. अब हमारे पास proportion हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास proportion हमें क्या मिल रहा है 30%, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला को सॉल्व किया ये वाला, तो हमारे पास आंसर भी आ गया। फिर हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 30 और 70 का मतलब ये है कि एस्टिमेट कर रहे हैं कि 30% चिल्ड्रंस हैव अ डॉग एज अ पेट। 30% चिल्ड्रंस के पास क्या है डॉग एज अ पेट थे, तो 30 हमने किसमें से लिया, परसेंटेज हमारी कितनी की होती है 100 की, 100 में से हमने 30 जो है ना वो अलग कर दिए, रिमेनिंग 70 बच गए। उन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद z की वैल्यू डालेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जो हमें 95% दिया गया है, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड एरर भी दिया गया है यहाँ पर, सॉरी स्टैंडर्ड एरर नहीं, एरर हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे डालेंगे 0.03। तो हमारी सैंपल साइज क्या आ जाएगी, हमारी टोटल 3% पॉपुलेशन में से हमने जो n सैंपल लिया था जिसका हमने एग्जांपल दिया है वो हमारा हो गया 897। The study need the study need to estimate the proportion of cities that have a private refuse collector. The investigator want to margin of error
within the 0.10 of the population proportion, the desired level of confidence is 90% and the estimated available population is proportion. So what is the required sample size? वही बात है, हमारे पास p क्या है, 0.5 है, फिर हम क्या करेंगे, 1 को 0.5 से माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 90%, उसको डिवाइड कर देंगे हम एरर के साथ, एरर हमें 0.10 दिया गया है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके उसका स्टैंडर्ड, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास सैंपल साइज कितना आ जाएगा, 69 सिटीज का सैंपल साइज आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये जो है यहाँ पर खत्म हुआ ये, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो मैंने आपको दी है, वो आपको मिल जाएगी ई पोर्टल पर। ये मुझे आप आज ही बताएं, अगर आपको नजर नहीं आ रही तो फिर मैं उसको वापस देखूंगी और आपको फिर प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप कमिंग क्लास में जो हमारी होगी उससे पहले पहले आप मुझे असाइनमेंट इसकी सबमिट करवा दें, ताकि मुझे पता चले कि जो है ना कि आगे मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हो या नहीं कर रहे। बेटा एनी क्वेश्चन? No, ma'am. मैम प्रॉपर असाइनमेंट दे दीजिए। सॉरी इफ्तिकार, छापे तो तमाम मैम असाइनमेंट दे दीजिए तो ना। असाइनमेंट आए बेटा, असाइनमेंट आए ताकि छून की नजर से जी मैम। असाइनमेंट को रखिया ये तो काम पे मैम। बेटा। ये क्लियर है? हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करें? जी मैम। यस मैम। So, मैम असाइनमेंट रूम में तो नहीं हो गया असाइनमेंट ताकि कौन मिल गया मैम? बेटा? रूम में मिल तो हमारे आ गया। ना, ग्रुप में कौन उमानी था, ई पोर्टल ते रखिया। अच्छा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर ताकि उते नथी मिले तो ता मुझसे कांटेक्ट कियो, पो मां ताकि पो फाइनली बेटा हमेशा आप ऐसा कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर ग्रुप पे भी दे दूंगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, पहले आप देखिए वहां पर मैंने डाल दी है। जी ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम हाइपोथेसिस की थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, आपको ये बुक मिल गई है? नो मैम, वो डिजिटल पीडीएफ पे भी नहीं मिल रही मैम, आप नेट पर भी नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी में देखी है आप लोगों ने? नो मैम, वहाँ तो नहीं देखी। बेटा आप इस बुक का नाम लिख के गूगल करोगे ना, जी तो वो आपको फ्री डाउनलोडिंग में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड या न्यू एडिशन आ रही है, एग्जैक्ट 16 एडिशन आपको नहीं मिल रही, तब डज नॉट मैटर, जो मिल रही है वो ले लें। ठीक है, ओके मैम। वो उठा लें, मतलब उसमें से। Definition of hypothesis, that is our goal, or we can say that is our topics. Define hypothesis and hypothesis testing. Describe the 5 step of hypothesis testing procedure. उसके बाद distinction between one tail and two tail test hypothesis. Conduct the test of hypothesis about the population mean. Conduct the test of hypothesis about the population proportion. Define the type 1 and type 2 error. Compute the probability of type 2 error. So first of all, what is a hypothesis? A hypothesis is a statement about the value of population parameter developed for the purpose of testing, purpose of testing. Example of hypothesis made about a population parameter are: the mean monthly income of our system analyzed is 3625. 20% of all customer is born to chop house return and other need within the month. ठीक है, हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, उस टेस्टिंग में क्या करते हैं, एक प्रोसीजर है जो बेस्ट है, हमारे पास एविडेंस होता है, एविडेंस के तहत हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव सेट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी है, वो भी बताती हूँ, आप इसको देखें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर बेस्ड ऑन द सैंपल एविडेंस। ठीक है, हमारे पास सैंपल एविडेंस के बेस पर
होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। वो एविडेंस होता है लेकिन श्योरिटी नहीं होती हमारे पास कि ऐसा ही होगा। Used to determine whether the hypothesis is reasonable statement and should not be reject or unreasonable statement should be reject, ठीक है। वो जो है इसकी स्टेटमेंट्स बनती है कि कौन सी रिजेक्ट करेंगे हम और कौन सी एक्सेप्ट करेंगे। अब दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हम अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, तो जो ट्रू कंडीशन है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। This is the step of hypothesis. The first step is say state the null and alternative hypothesis. सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। मतलब उसमें एक हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और एक क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल सेलेक्ट करेंगे। थर्ड, ये सारी इसकी मैं प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगी, अभी थ्योरी में आप इसके कॉन्सेप्ट देख लें, फिर हम प्रैक्टिकली जो है ना नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। अभी अगर मैंने इसकी प्रॉब्लम्स करवा ली तो प्रीवियस और ये सारा मेश हो जाएगा और फिर आप जो है ना क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक। फिर आपको हेलो यहाँ जी यस आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक। फिर इस लेवल पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर आपको टेस्ट कौन सी अप्लाई करनी है, टी अप्लाई करनी है या जेड अप्लाई करनी है। उसके बाद फार्मूलेट डिसीजन रूल। फिर आपको अपना डिसीजन रूल फार्मूलेट करना पड़ेगा कि हाँ ये जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा सही प्रोसेस जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद आप क्या करोगे, टेक ए सैंपल, अराइव एट अ डिसीजन। फिर वहां पे आप डिसीजन लोगे कि आपका कौन सा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। डू नॉट रिजेक्ट H0 आर एच रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। ये या तो आप H1 रिजेक्ट करोगे या तो H0 एक्सेप्ट करोगे, या तो H0 एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे और H1 एक्सेप्ट कर दोगे। इस तरीके से वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हेलो जी बेटा, H0 null hypothesis and H1 is alternative hypothesis, ठीक है। H0 and H1 are mutually exclusive and collectively exhaustive. H0 is always pursued to be true, ठीक है। H0 को हमेशा pursue किया जाता है कि वो true है। H1 has a burden of proof, ठीक है। A random sample n is used to reject H0, ठीक है। random sample n होता है, वो use किया जाता है किसको, reject करने को, H0 को। If we conclude do not reject H0, this does not necessarily mean the null hypothesis is true. It only suggests that there is not a significant evidence to reject H0. Rejecting the null hypothesis of suggests the alternative hypothesis may be true. ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम null hypothesis को रिजेक्ट करते हैं लेकिन वो सजेशन की बिहाफ पे करते हैं। क्या पता हम जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मे बी वो भी सही हो सकता है, क्योंकि बेटा ये हमारी एस्टिमेशन से, हम 100% श्योर थोड़ी है, लेकिन हम सिग्निफिकेंट करते हैं एविडेंस पे। जिस तरफ एविडेंस जा रहे होते हैं, हमारा डेटा जा रहा होता है, हम उस तरफ मूव करते हैं। इक्वलिटी इज अ पार्ट ऑफ H0, ठीक है। इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये आपको मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगी कि इसमें कर्व बनता है, फिर वहां पे आपको पता चलता है हम क्या है उसमें जो है ना टेबल्स की माइनस से वो एड और डिडक्ट करते हैं, वैल्यूज हैं इसमें, ठीक है। ये आप फिक्र नहीं कीजिएगा, इसके हम प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम करने में बहुत मजा आएगा। ये हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन एक्चुअल practice, the status quo is a step up of is a H0. If the claim of boastful claim is set up is H1. For example, हमने एक स्टेटमेंट बना दी कि status quo जो है वो सेटअप है एज H0 के, और दूसरी जो है
बोस्टफुल है, क्लेम करता है, तो उसको क्या हमने क्या किया, H1 कर दिया। वी अप्लाई द मोस्टली रूल शो मी द रिमेंबर H1 हैज अ बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि H1 को हम जो है नोट कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ में। इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग लुक आर कीवर्ड, द कन्वर्ट देम इनटू द सिंबल, सम कीवर्ड improve better than as effective as a different from the change। ठीक है, इसके जो कीवर्ड्स हैं देखें, ये स्लाइड आई होप सो कि आपको नजर आ रही होगी। इनइक्वालिटी सिंबल्स पार्ट ऑफ, ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, लार्जर आर मोर देन, तो यहाँ पर ये साइन होगी, यहाँ पर जहाँ पर ये ग्रेटर देन की साइन है वहां पर उसका कीवर्ड क्या होगा, या तो वो जो सैंपल एविडेंस है या तो बहुत ज्यादा है या मोर देन है इससे। स्मॉलर और लेस देन, ये जो इसका कीवर्ड है ये भी H1 होगा, दैट मीन कि वो छोटा है। नो मोर देन आर इक्वल टू, ये जो साइन होती है ये ग्रेटर देन इसकी, लेस देन की, और ये जो नीचे स्लैश आता है इक्वल देन की। अब ये अगर कम आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो यहाँ पर एट लीस्ट की बात आ रहा है। एट लीस्ट और एट मोस्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, अगर याद नहीं है तो काइंडली वो लेक्चर रिपीट करके आइएगा। हैज इंक्रीज, फिर जब ये साइन आ जाएगी तो इट्स डिफरेंट, इज देयर डिफरेंट, ये आ जाएगा नॉट इक्वल के। फिर हैज नॉट चेंज, ये इक्वल में आ जाएगा। हैज इम्प्रूव्ड इज बेटर, देन इट्स मोर इफेक्टिव, तो सी राइट साइड, ये फिर राइट साइड चला जाएगा। वन टेल और टू टेल, ये जो है ना इसकी जो है टेस्ट होती है, ये इस पे हम जब इस तरीके से शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम इसके प्रॉब्लम करेंगे ना तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। फिर इसके आ जाते हैं कि कहाँ पर हाइपोथेसिस हमारी जो है नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट होती है, कहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है। अब ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि H नॉट इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट डिसीजन को अगर आप जो है ना जो रिजेक्ट कर रहे हो डिसीजन को, तो ये आपका आ रहा है टाइप 1 एरर, और अगर आप फॉल्स डिसीजन को ले रहे हो तो ये आपका आ जाएगा टाइप 2 एरर। अब यहाँ पर ये जो ना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये होती है सजेशन, ये होता है डिसीजन, सॉरी, कि आप कौन से हाइपोथेसिस को ले रहे हो। फिर उस पे हम क्या करोगे, स्टैटिस्टिक भी उस पे लगाओगे, फार्मूलेट भी उस पे करोगे, बाकी जो प्रोसीजर होता है वो उस पे चलता है। पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये तभी ये जो है सिंपली H डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, द प्रोबेबिलिटी इज 0.95%, 1.6 हमारा क्या है क्रिटिकल वैल्यू है। ये जो मैंने आपको बताया ना प्रोसीजर में आपने देखा, स्टैटिस्टिक आप कौन सी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर Z स्टैटिस्टिक यूज किया है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। रीजन ऑफ रिजेक्शन, रिमेनिंग जो रीजन बच रहा है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन बन जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5 होगी। 0.5 कैसे होगी, 0.05 कैसे होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने 95% रीजन जो है वो एक्सेप्ट रीजन में रख दिया है।